डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा जो एमए का ऑप्शनल पेपर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उसके तहत सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में हम कल बात कर रहे थे कंपोस्टिंग यानी खाद। उसमें हम देख रहे थे कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है और उसके साथ ही खाद के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अभी तक जो हमने कल चर्चा करी थी उसके अनुसार खाद के 4 प्रकार होते हैं, यानी खाद 4 प्रकार की होती है। पहली होती है गोबर की खाद, और दूसरी कंपोस्ट खाद, तीसरी हरी खाद और चौथी रासायनिक खाद। कल के लेक्चर में हमने 2 खाद यानी गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद की चर्चा करी थी। आज हम अन्य 2 खाद हैं, हरी खाद और रासायनिक खाद, उनकी चर्चा करेंगे। जैसा मैंने पहले कल भी कहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और वर्षों से कृषि लोगों की आजीविका का आधार बना हुआ है, लोगों के रोजगार का आधार है। और खेती लोगों का प्रमुख व्यवसाय होने के कारण देश के नीति निर्माताओं और सरकारों का ध्यान भी आकृष्ट करती है। और इसी के तहत हरित क्रांति के दरमियान उर्वरकों का उपयोग बढ़ा करके कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ाया गया, क्योंकि हमारी बढ़ती जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं खाद्यान्न संबंधी, वो तभी पूरी हो पाई जब हमने खाद का उपयोग बढ़ाया। यहाँ हम बात करेंगे हरी खाद और रासायनिक खाद। हरी खाद क्या होती है, उसके क्या क्या फायदे हैं और उसको कैसे उपयोग में लिया जाता है, उसके क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, ये सब इसके एस्पेक्ट हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो कृषि में हरी खाद, ग्रीन मैन्योर, उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्राय इस तरह की फसल को इसके हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा होती है। तात्पर्य यह है कि खेती में ही हरी खाद, जैसे खेती में सन एक फसल होती है, उसको बो करके और उसी को ट्रैक्टर से काट दिया जाता है, ट्रैक्टर से वो चला दिया जाता है और उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, और इस तरह से वह भूमि में उर्वरा क्षमता को बढ़ाती है, भूमि की रक्षा करती है, भूमि के पोषक तत्वों की रक्षा करती है। मृदा के लगातार यानी मिट्टी के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित तत्वों से पौधे की पैदावार बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्व कई बार नष्ट हो जाते हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। बिना गले सड़े हरे पौधों को जब मृदा की नत्रजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। हरी खाद के उपयोग से न सिर्फ नाइट्रोजन भूमि में उपलब्ध होता है, बल्कि मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में भी सुधार होता है। वातावरण तथा भूमि प्रदूषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। लागत घटाने से किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है और भूमि में सूक्ष्म तत्वों की भी आपूर्ति होती है। इस तरह से मृदा की उर्वरा क्षमता को बेहतर किया जा सकता है हरी खाद के द्वारा। हरी खाद के कौन कौन से लाभ हैं? जैसा मैंने अभी कहा कि हरी खाद खेतों की उर्वरा क्षमता को बढ़ाती है। इससे न केवल नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, बल्कि मिट्टी में अन्य जो पोषक तत्व हैं फसल के लिए, उन पोषक तत्वों की भी प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी भुरभुरी होती है, उसमें वायु का संचार होता है, उसमें जल धारण की क्षमता बढ़ती है, अम्लीयता व क्षारीयता में कमी आती है और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी कहीं न कहीं उसे मदद मिलती है। इसलिए हरी खाद वाकई किसानों के लिए और फसल में उपयोग करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है और मिट्टी की उर्वरा क्षमता और उत्पादन क्षमता
सूक्ष्म जीवों के बढ़ने से बढ़ती है। इस तरह से हरी खाद में मृदा जनित जो रोग हैं उन रोगों में भी कमी आती है, यानी रोग नहीं लगते हैं फसलों में। और इस तरह से ये कीटनाशकों का के रूप में भी काम आती है। और इस हरी खाद के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों में कमी करके टिकाऊ खेती को कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हरी खाद एक तरह से किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरी खाद के प्रयोग में जो कठिनाई आती हैं उनकी बात अब हम करते हैं। इस खाद के प्रयोग में जो कठिनाई आती है उसमें पहली कठिनाई ये है कि फलीदार फसल में पानी की मात्रा कम होती है, परंतु अन्य फसलों में रेशा काफ़ी होने के बावजूद मुख्य फसल जो हरी खाद के बाद लगानी हो में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। चूँकि हरी खाद वाली फसल के गलने के लिए नमी की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि हरी खाद खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कई बार हरी खाद के पौधे जमीन से नमी लेते हैं, जिसके कारण अगली फसल में सूखे वाली स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। इसलिए ये दो प्रमुख कठिनाइयां हैं। हरी खाद का जो प्रयोग करते हैं उस प्रयोग के बारे में यहाँ चर्चा किया जाना उचित रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रयोग से उन क्षेत्रों में जहाँ नाइट्रोजन तत्वों की काफ़ी कमी हो वहाँ इसका उपयोग बहुत उपयोगी होता है। जिन क्षेत्रों में की मिट्टी में नमी की मात्रा में कमी हो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हरी खाद का प्रयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए, कि केवल उन क्षेत्रों में ही हो जहाँ वर्षा की पर्याप्त मात्रा हो। इन क्षेत्रों में नमी का संरक्षण मुख्य फसल के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी अवस्था में नमी के संरक्षण के अन्य तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। साथ ही हरी खाद के उपयोग करते वक्त कुछ फसलों के तने और जड़ें काफ़ी मात्रा में पानी लेते हैं, तो उन क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस तरह से ये कहने का तात्पर्य ये है कि हरी खाद का उपयोग जमीन में फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही मिट्टी में होने वाले अन्य जो परिवर्तन हैं, चाहे वो कीटनाशकों के बारे में हो, चाहे सूक्ष्म जीवों के प्रयोग के बारे में हो, या अन्य पोषक तत्वों के बारे में हो, उनमें एक तरह से धनात्मक रूप से सुधार होता है। हरी खाद के लिए कौन कौन सी फसलें उचित रहती हैं, यानी जिन क्षेत्रों में हरी खाद दी जाती है वहाँ कौन कौन सी फसलें अधिक पैदा होती हैं, इस बारे में भी वैज्ञानिकों का कहना है कि हरी खाद के लिए दलहनी फसलें जिसमें सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार आदि फसलों का उपयोग अधिक किया जाना चाहिए। इन फसलों की वृद्धि बहुत शीघ्र होती है, कम समय में होती है, पत्तियां बड़ी वजनदार एवं बहुत संख्या में होती हैं तथा इनकी उन्हें उर्वरक और जल की आवश्यकता भी कम पड़ती है, जिससे कम लागत में अधिक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। दलहनी फसलों में जड़ों में नाइट्रोजन को वातावरण से मृदा में स्थिर करके मिट्टी में उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसमें वो जो जीवाणु पाए जाते हैं उन जीवाणुओं से मृदा की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। साथ ही अधिक वर्षा वाले स्थानों में जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ सनई का उपयोग कर सकते हैं, ढैंचे का उपयोग को बोया जा सकता है। तथा कुछ क्षेत्रों जहाँ पे क्षारीय या लवणीयता पाई जाती है उन क्षेत्रों में भी इसका उपयोग करके उनको उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। इस तरह से ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी फसलों के उत्पादन में इसका उपयोग ज़्यादा हो जिन फसलों को पैदा करने में कम समय लगता है और जिनमें पत्ते भी अधिक आते हैं, जिनमें पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, ताकि ये हरी खाद उन क्षेत्रों में
मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ा सके। इस तरह से हरी खाद के 4 मुख्य गुण हैं। पहला यह है कि उगाने में न्यूनतम खर्च आता है। दूसरा, न्यूनतम सिंचाई से ये पैदा हो सकती है। तीसरा, खरपतवारों को दबाते हुए ये बहुत शीघ्र ही तैयार हो जाती है। और चौथा है, कम समय में अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी ये करती है। इस तरह से कहने का तात्पर्य कि हरी खाद खेती के लिए बहुत उपयोगी है। इसे बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं चौथी प्रकार की जो खाद है, रासायनिक खाद। रासायनिक खाद के बारे में हम जानते हैं कि यह हरित क्रांति के दरमियान बहुत ही चर्चा में रहा, क्योंकि उस वक्त आवश्यकता थी खाद्यान्नों को बढ़ाए जाने की, और खाद्यान्नों को बढ़ाए जाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके ही बढ़ाया जा सकता था। चूँकि कालांतर में रासायनिक खादों के उपयोग को लेकर के अनेक तरह की भ्रांतियाँ पैदा हुई, अनेक तरह की आशंकाएं भी पैदा हुई, जिनमें मुख्य रूप से कैंसर जैसी घातक बीमारियों का जनक इन रासायनिक खादों को ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब रासायनिक खादों को लेकर के सरकार किसानों को आगाह कर रही है कि इसका उपयोग कम से कम किया जाए। जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है, इस उर्वरक का उपयोग खेती की उपज बढ़ाने में किया जाता है, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। पानी में शीघ्र घुलने वाले ये रसायन मिट्टी में या पत्तियों पर छिड़काव करके प्रयुक्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा या ऊपरी छिड़काव करके पत्तियों द्वारा उर्वरकों को अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे में उर्वरक पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के साधन हैं। इन उर्वरकों का उपयोग तुरंत फसल में असर दिखाता है। ये खाद लंबे समय तक मिट्टी में नहीं बने रहते हैं। सिंचाई के बाद जल के साथ ये रसायन मिट्टी में घुल जाते हैं, मिट्टी घुल करके और फसल में उसका प्रभाव दिखाते हैं। साथ ही मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म जीव हैं, उनके लिए घातक साबित होते हैं। इसलिए वो जो कीट जो एग्रीकल्चर फ्रेंडली हैं, फार्मर फ्रेंडली हैं, उनके लिए रासायनिक खादों का उपयोग बहुत ही घातक होता है। भारत में विशेष रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उन क्षेत्रों में अधिक हुआ है जहां पर हरित क्रांति का बहुत अधिक असर देखने को मिला। जहाँ तक रासायनिक उर्वरकों के प्रकार की बात है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ जो उर्वरक आते हैं उनमें पहला है यूरिया। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। यह देखने में सफ़ेद चमकदार होता है और समान आकार के छोटे छोटे गोले दाने यानी चीनी के आकार का यह होता है, मोटी चीनी के आकार का, और गोल होता है। दूसरा, पानी में पूर्णतः घुलनशील होता है और छूने पर भी इसे ठंड का या थोड़ा शीतल की अनुभूति होती है, और गर्म तवे पर रखने से यह पिघल भी जाता है और आंच तेज करने पर कोई अवशेष बचता भी नहीं है। यह खेतों में उर्वरा क्षमता बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। लेकिन जैसा हमने कहा कि यह खेतों में जो सूक्ष्म जीव हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं, उन जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों के लिए ये घातक है। दूसरा जो उर्वरक आता है वो है डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको डीएपी कहते हैं। डीएपी खाद भी एक रासायनिक उर्वरक है। ये थोड़ा यूरिया की बजाय सख्त होता है, दानेदार होता है, भूरा, काला, बादामी और थोड़ा सख्त होता है। डीएपी के कुछ दानों को लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर मलने पर तीक्ष्ण गंध निकलती है, जिसे सूंघना असह्य होता है। ये इतना घातक होता है। और तवे पर यदि हम इसको डाल करके धीमी आंच पर सेकते हैं तो इसके दाने फूल जाते हैं। लेकिन ये खेती के लिए डीएपी थोड़ा समय के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो ये मृदा में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव और जीवाणु हैं, उनके लिए
बहुत ही घातक है, इसलिए इसके प्रयोग से बचना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो रासायनिक उर्वरक है वो है सुपर फास्फेट। ये खाद भी सख्त होता है, दानेदार होता है, बादामी रंग का होता है और आसानी से टूटता नहीं है। यह उर्वरक यानी सुपर फास्फेट उर्वरक को बहुधा डीएपी और एनपीके मिक्सचर उर्वरकों के साथ काम में लिया जाता है। लेकिन जैसा पहले कहा कि रासायनिक उर्वरकों में यह उर्वरक भी बहुत उपयोगी नहीं है खेती के लिए, इसलिए सरकार इसके उपयोग को लेकर के किसानों को अब प्रोत्साहित नहीं करती है, उनको इससे बचने की सलाह दी जाती है। अगला जो प्रकार है वो है जिंक फास्फेट। जिंक फास्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो भौतिक रूप से समानता के कारण नकली असली की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिंक फास्फेट डीएपी के घोल में मिलाकर उसे उपयोग में लिया जाता है और इस जिंक फास्फेट के घोल में पतला कास्टिक का घोल मिलाने पर सफ़ेद और मटमैला मांड जैसा अवक्षेप बनता है, जिसमें गाढ़ा कास्टिक का घोल मिलाने पर अवक्षेप पूर्णतः घुल जाता है और यह जिंक फास्फेट खेती में डाल करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है, उसमें खेती की उर्वरक क्षमता को या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन अन्य रासायनिक खादों की तरह यह भी सीमित मात्रा में इसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खेती की उर्वरक क्षमता के लिए टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, एक तरह से कहा जाए, या फार्मर फ्रेंडली नहीं है। हालांकि कई बार खेती में जब न्यूट्रिशंस की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, तो उस स्थिति में इसको डालने की सलाह दी जाती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से इसका उपयोग उचित नहीं है। एक अन्य खाद है रासायनिक खाद, जिसका नाम है पोटास। ये पोटास खाद कणों के रूप में होता है, पिसे हुए नमक की तरह से होता है और एक लाल मिर्च जैसा मिश्रण भी इसका देखा जाता है। ये कण नम करने पर आपस में चिपकते भी नहीं है और पानी में घोलने पर खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैर कर आ जाता है, इससे इसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन पोटास भी अन्य रासायनिक खादों की भांति बहुत उपयोगी नहीं है। वर्तमान में इन सब खादों की जगह या तो जैविक खाद ने ले ली है या धीरे धीरे उसको सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और इस तरह से इस खाद को जो मुख्य रूप से डालने की जो विधियां हैं वो, जैसा हम जानते हैं कि खेतों में जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है तो इसको छोटे कपड़े में, तौलिए में बांध करके और कंधे से इसको सहारा दे करके और हाथों से इसका छिड़काव किया जाता है खेती में। और हालांकि बहुत समय पहले, 20-30 वर्ष पहले, जब इसका प्रयोग को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया था, तो उस वक्त किसानों का प्रयास होता था कि इसे खेती में किसान बिना किसी मशीनों की मदद से इसमें डालता था, या फिर कई बार तौलिए वगैरह में रखने की बजाय यह एक किसी परात वगैरह में रख करके भी इसको खेतों में फैला दिया जाता था, या फिर इसको पानी में घोल करके इसका छिड़काव पत्तों पर कर दिया जाता था, ताकि इसका फायदा खेती को मिल सके। और इस तरह से इसको अक्सर बिखेर कर या छिड़काव करके ही प्रयोग में लिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन रासायनिक खादों का उपयोग विशेष रूप से हरित क्रांति के दरमियान बहुत अधिक किया गया, बहुत अधिक इनको बढ़ावा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे देखा गया पंजाब जैसे राज्यों में जहाँ पर इन खादों का उपयोग मात्रा से अधिक हुआ, तो ऐसी स्थिति में वहाँ मिट्टी की उर्वरा क्षमता बिल्कुल कम हो गई और वह बैरन लैंड या बंजर भूमि जैसी हो गई, क्षारीय हो गई, लवणीयता उसमें आ गई। और तो ऐसी स्थिति में अब सरकार के स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि इन खादों के उपयोग की जगह जैविक खाद उपयोग किए जाएं, हरी खाद काम में ली जाए, और इस तरह से
वह खाद न केवल स्वास्थ्य दृष्टि से फसलों को अच्छा बनाएगी, बल्कि वह न्यूट्रिशियस भी होगी और मिट्टी की उर्वरा क्षमता को भी बरकरार रख सकेगी। इस तरह से ये 4 प्रकार की खादें हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।